उस वीडियो को देखकर सुनसान सड़क पर खड़े प्रशांत के पसीने छूट गए। वीडियो में एक चौराहा दिख रहा था और उसके बीचों बीच खून से एक यंत्र बना हुआ था। वो यंत्र वही था जो प्रशांत ने कुछ देर पहले बनाया था। लगता है पूरा वीडियो देखने के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। कहीं इसमें मैं तो कैप्चर नहीं हुआ हूं। ये बात सोचकर प्रशांत का दिल बैठ गया। एक ही सेकंड में प्रशांत का पछतावा उसके डर में बदल गया था। वो झट से गाड़ी में बैठा और पुलिस स्टेशन की तरफ तेजी से गाड़ी चलाने लगा। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही प्रशांत ने विजय को कंप्यूटर की स्क्रीन को घूरते हुए देखा। जैसे ही विजय को एहसास हुआ कि प्रशांत वहां पर आ चुका है, वो प्रशांत को देखने लगा। प्रशांत को लगा कि पक्का विजय ने उसे भी उस चौराहे पर यंत्र बनाते हुए देख लिया है। यह सोच के उसका दिल बैठ गया। लेकिन तभी विजय बोला, मैं बहुत देर से इस वीडियो को देख रहा हूं। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुम देखकर बताओ कि आखिर इसमें हुआ क्या है, विजय ने कहा। यह सुनकर प्रशांत थोड़ा और कंफ्यूज हुआ और एक कुर्सी को खींचकर विजय के बगल में आकर बैठ गया। उसने अब पूरा वीडियो ध्यान से देखा। ये देखो, इसमें चौराहे की सीसीटीवी फुटेज है और यहां खून जैसा कुछ गिरा हुआ है। विजय ने प्रशांत को इशारा करते हुए समझाया। अब एक तरफ से स्कूल बस आ रही है। ये स्कूल बस तो काफी तेजी से आ रही है। लगता है 100 के ऊपर की स्पीड होगी, प्रशांत ने कहा। हाँ, और रास्ते के पास पड़े इस बड़े वाले पत्थर को ध्यान से देखना, विजय ने स्क्रीन की तरफ अपनी उंगली दिखाते हुए बोला। प्रशांत ने देखा कि स्कूल बस पत्थर के ऊपर से निकल गई। विजय ने तुरंत वीडियो को पॉज किया और दोबारा चलाया। देखा तुमने, जैसे ही बस उस पत्थर के पास आई वैसे ही वो पत्थर खिसक गया। अपने आप इतना बड़ा पत्थर कैसे खिसक सकता है? अगर बस इससे टकराई होती ना तो चूर चूर हो जाती, विजय ने कहा। विजय की बात पर ध्यान देते हुए प्रशांत ने उस वीडियो को दोबारा ध्यान से देखा। आगे क्या हुआ? प्रशांत ने पूछा। आगे जो हुआ उसको देखकर तो मेरी आंखों को विश्वास ही नहीं हो रहा है, विजय ने बोला। ये देखो, बस तेजी से आगे जाती है और पलटी खाकर अपने आप सीधी हो जाती है। अब इतनी तेज पलटी हुई बस 360 डिग्री घूमने के बाद सीधी कैसे हो सकती है? और दोबारा वो ड्राइवर उस बस को चलाता हुआ पता नहीं कहां गायब हो गया। बस के आगे के शीशे टूटे हुए हैं। हाँ, तो जरूर वो कांच ड्राइवर की आंख में घुस गया होगा, विजय ने अनुमान लगाया। प्रशांत वीडियो को देखकर हैरान तो था ही, मगर उसके साथ ही साथ अपने आप को उस वीडियो में ना देखकर उसने चैन की सांस ली। क्या तुम्हारे पास इस वारदात के पहले का वीडियो है? प्रशांत ने विजय से पूछा। हो सकता है हमें दिख जाए कि वो चिन्ह किसने बनाया, प्रशांत ने कहा। नहीं, वो रिट्रीव नहीं हो पाया। 4 साल बाद इतना ही बड़ी मुश्किल से मिला है। बस के आसपास और कोई भी नहीं है, कोई संदेहजनक व्यक्ति भी नहीं दिख रहा है, विजय ने कहा। लेकिन प्रशांत का ध्यान कहीं और था। वो सोचने लगा कि 4 साल पहले भी चौराहे पर उस यंत्र का निशान किसने बनाया होगा? क्या होरी ने इसके लिए किसी और को मजबूर किया होगा? तभी विजय ने उससे पूछा, वैसे बात बहुत अटपटी है, मगर क्या तुम भूत प्रेत में विश्वास करते हो प्रशांत? विजय, तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं इन सब चीजों पर कभी भरोसा नहीं करता, प्रशांत ने जवाब दिया। तो फिर इस सब का क्या मतलब है? विजय ने पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा नकली वीडियो बनाया गया है? इस वीडियो को साइबर ब्रांच को दिखा सकते हो सकता है वो बता दे कि ये वीडियो असली है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया हुआ है, प्रशांत ने कहा। अच्छा, मान लेते हैं कि ये वीडियो नकली है, विजय ने बोला, मगर इतना सब कौन करेगा और वो भी किस लिए? थोड़ी देर सोचने के बाद प्रशांत को लगा कि उसे विजय को सब बता देना चाहिए। वो विजय को पुलिस स्टेशन के बाहर ले गया और बोला, विजय, मुझे पता है कि अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो बात तुम्हें अटपटी लगेगी। मैंने भी इस पर विश्वास नहीं किया था, मगर एक के बाद एक इतनी घटनाएं हो रही हैं कि मुझे तुम्हें यह बताना अब बहुत जरूरी हो गया है। प्रशांत, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। मुझे पता है कि तुम कोई मनगढ़ंत बात नहीं बोलोगे, और वैसे भी 2 दिन से मुझे तुम्हारा रवैया बहुत ही अजीब लग रहा है। खुल के बताओ,
कि क्या बात है, विजय ने कहा। प्रशांत ने विजय को पिछले 2 दिनों से हो रही घटनाओं के बारे में विस्तार से बता दिया, लेकिन प्रशांत ने कुछ घंटों पहले चौराहे पर खून से कोई यंत्र बनाया था, यह बात उसने विजय को नहीं बताई। क्या वाकई में यह सब होता है? विजय ने प्रशांत से पूछा। यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था, मगर वो काला साया कौन है, अब यह जानना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया है और मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। देखो, मैं भूत प्रेतों पर विश्वास तो नहीं करता हूं, मगर यह बनारस नगरी बहुत ही विचित्र नगरी है। यहां पर कुछ भी हो सकता है। यह बात शायद किसी और ने कही होती तो मैं उसे पागल करार देता, मगर तुम एक बहुत ही समझदार व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करता हूं। विजय ने प्रशांत से बोला। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, विजय ने कहा। प्रशांत ने अपनी जेब से वो पर्ची निकाली और उसके टुकड़े टुकड़े करते हुए वेस्ट पेपर बास्केट में डाल दिया। अब मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं प्रिया को देखने, और बाकी कुछ पता चले तो बताना विजय। ये कहते हुए प्रशांत वहां से निकल गया। दूसरी ओर हॉस्पिटल में प्रिया को अब आईसीयू से एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। उस कमरे में प्रिया अकेली सो रही थी। प्रशांत वहां पहुंचा, उसने प्रिया को देखा और बोला, मुझे पता नहीं था कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं। वो काला साया तुम्हारे साथ ऐसा करेगा, ये मैंने नहीं सोचा था। ये कहते हुए प्रशांत प्रिया के बगल में बैठ गया। तभी उसकी नजर प्रिया के चेहरे पर बने गहरे घाव के निशान पर पड़ी। उस गुंडे ने कितनी बेरहमी से तुम्हें मारा है, प्रशांत ने कहा। मैं उसे कभी छोड़ूंगा नहीं। तभी अचानक प्रशांत को याद आया कि वो हरे रंग का मणि जो वो औरत छोड़कर गई थी, वो उसके पास था। प्रशांत ने अपनी जेब से उसे निकाला और प्रिया के चेहरे पर हल्के हाथ से लगाने लगा। देखते ही देखते प्रिया के सारे घाव भर गए और उसका चेहरा पहले की तरह फिर से स्वस्थ और हसीन हो गया। प्रशांत ने हैरानी से उस हरे रंग की मणि की तरफ देखा और खुद से बोला, ये तो वाकई में जादुई मणि है। लेकिन वो औरत ऐसी जादुई चीज के लिए मेरी आंख क्यों चाहती थी? प्रशांत ये सब सोच ही रहा था कि कमरे में नर्स आ गई। उसने प्रशांत को देखते हुए कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? अभी पेशेंट को किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं है, तुम बाहर बैठकर इंतजार करो। फिर नर्स ने प्रिया की तरफ नजर डाली और वो हैरान रह गई। प्रशांत नर्स की हैरानी की वजह समझ गया। वो चुपचाप बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया। अस्पताल के बाहर आते ही प्रशांत ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। सुबह होने में अभी भी समय था और प्रशांत घर वापस नहीं जाना चाहता था। प्रशांत गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी सुनसान रास्ते पर चलाने लगा। अगर घर वापस गया तो पता नहीं फिर कौन सा कांड हो जाए। वो काला साया सुबह नहीं आता है, इसलिए जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलेगी वैसे ही मैं घर वापस जाऊंगा, प्रशांत ने अपने आप से कहा। कि तभी अचानक उसके सामने से एक सफेद रंग की आकृति पास हुई। उसे देखकर प्रशांत ने जोर से ब्रेक लगाई। अरे वो क्या था? कहीं मैंने गलती से किसी को? ये सोचते हुए वो झट से गाड़ी से नीचे उतर गया। वो सफेद आकृति उससे थोड़ी दूरी पर थी। ये तो शालीमार बाग है जहां पर वो बस और बच्चों के शव मिले थे, प्रशांत ने इधर उधर देखते हुए कहा। मगर ये कौन है? पता नहीं ये क्या चीज है, प्रशांत ने खुद से बोला। फिर धीरे धीरे प्रशांत उस सफेद आकृति की तरफ बढ़ने लगा। प्रशांत को लगा कि उस सफेद आकृति ने एक लड़की का रूप ले लिया था और वो स्थिर होकर पार्क की हरी घास पर बैठी हुई थी। प्रशांत धीरे धीरे उस आकृति की तरफ कदम बढ़ाए जा रहा था। उसके पास पहुंचते ही प्रशांत ने हिम्मत बटोरते हुए पूछा, कौन हो तुम? उसने कोई जवाब नहीं दिया। प्रशांत ने अपने पैर से उसे थोड़ा धक्का दिया तो वो आकृति जमीन पर गिर गई। प्रशांत को बड़ा अजीब लगा। तभी उसे सामने स्टैंड पर रखा हुआ एक मोबाइल फोन दिखा। प्रशांत ने झुककर मोबाइल फोन को गौर से देखा। उसमें उसको अपनी शक्ल दिखने लगी। फोन पर लगातार कमेंट्स आ रहे थे। प्रशांत समझ गया कि वो सफेद आकृति वाली लड़की कोई भूत नहीं बल्कि कोई लाइव इवेंट थी
जिसको सोशल मीडिया पर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था, और तुरंत वो मोबाइल फोन के सामने से हट गया। वो सफेद आकृति वाली लड़की फिर से मोबाइल फोन के सामने आकर बैठ गई। लड़की ने हाथ जोड़े और मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, माफ कीजिएगा दोस्तों, लगता है पार्क में कुछ जाहिल लोग भी आ गए हैं। खैर, हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं उस शालीमार बाग में हूं जहां पर कुछ दिन पहले पुलिस को एक स्कूल बस और बच्चों के शव मिले थे। कल अमावस की रात थी और आज की रात बहुत महत्वपूर्ण रात है। कहते हैं आज के दिन अघोरी बलि देते हैं। आज के दिन अगर हमारा कार्य ठीक रहा तो हम सच में किसी आत्मा को देख पाएंगे। प्रशांत उस लड़की की बातों को सुनकर हैरान था। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि सामने बैठी हुई लड़की इंसान थी या कुछ और। उसका पूरा चेहरा कपड़े की तरह सफेद था और आंखों से चमकीली रोशनी निकल रही थी। मेरे पास ये प्राचीन किताब है, इसमें जैसा लिखा है मैं वैसा लाइव आप सबके सामने करके दिखाऊंगी। लड़की ने कहा, ये देखिए, मैंने एक सफेद कपड़े पर लाल रंग से एक यंत्र बना लिया है, ये देखिए, ठीक है। कहते हुए उस लड़की ने वो कपड़ा मोबाइल फोन पर सबको दिखाया। प्रशांत उस कपड़े को देखकर दंग रह गया। उसके ऊपर भी वही यंत्र था जो प्रशांत ने खून से चौराहे पर बनाया था। इस लड़की को ये यंत्र कहां से मिला? प्रशांत ने सोचा। फिर उस लड़की ने उस सफेद कपड़े को घास के ऊपर रख दिया। अब मैं इसके ऊपर चावल, सुपारी, काला तिल और जौ रखकर अघोरी की आत्मा का आवाहन करूंगी। हाँ, अब मेरी तरफ ध्यान से देखना। इस किताब में कुछ मंत्र दिए हुए हैं, उन मंत्रों को मैं धीरे धीरे उच्चारण करूंगी, ठीक है? आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिएगा। लड़की ने सारी विधियां और सामान अपनी लाइव ऑडियंस को दिखाए। प्रशांत दूर से सब कुछ देख रहा था और हैरानी के साथ सोच रहा था, ये सब देखने के लिए इतने सारे लोग लाइव ऑनलाइन मिल गए हैं। उस लड़की के फोन पे कमेंट्स की झड़ी लगी हुई थी। वाह दीदी, बहुत बढ़िया, आज तो हम भूत देखकर ही रहेंगे। अरे भूत को छोड़ो, तुम ही मेरे पास आ जाओ हसीना। अगर आज तुमने असली भूत नहीं दिखाई ना, तो कल भूत बनकर मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मुझे पता है कि तुम सब लोग भूत को देखने के लिए बहुत उतावले हो। तुम्हारे कमेंट से मेरा जोश बना हुआ है। मैं उच्चारण करती रहूंगी, आज अघोरी जरूर आएगा। लड़की ने अपनी लाइव ऑडियंस से कहा। इतना कहते हुए उस लड़की ने लोबान जलाना शुरू किया, जिसका धुआं धीरे धीरे पार्क में फैलने लगा। प्रशांत ने उस धुएं की तरफ गौर से देखा और उसे वो काला साया याद आ गया, मगर अब उस लोबान का धुआं एक आकृति में बदलता जा रहा था। प्रशांत ने अपनी आंखें मली और फिर उस धुएं को देखा। हाँ, क्या सच में यह धुआं किसी का रूप ले रहा है या मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं? प्रशांत ने खुद से कहा। देखते ही देखते वो लड़की उठी और कुछ सेकंड के लिए हवा में तैरने लगी। अचानक वो बहुत दूर जाकर घास पर गिर गई। प्रशांत दौड़ते हुए उस लड़की के पास गया। इससे पहले कि वो लड़की को उठाता, लड़की ने प्रशांत की तरफ देखा। मदद करो मेरी, उसके रूखे गले से आवाज निकली। तभी किसी अनजान शक्ति ने मानो उस लड़की के पैर खींचने शुरू कर दिए। वो लड़की घास पर घिसट रही थी और जोर से चिल्ला रही थी। प्रशांत ने दौड़कर उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ पकड़ो, प्रशांत ने लड़की से कहा। पूरे जोर से लड़की को अपनी तरफ खींचा। मुझे पता नहीं था कि इतनी नाजुक सी लड़की को खींचने के लिए मुझे इतना जोर लगाना पड़ेगा। प्रशांत ने पूरी ताकत के साथ उसको खींचते हुए कहा। अब प्रशांत उसको अपनी गाड़ी की तरफ खींचने लगा। गाड़ी तक पहुंचते ही उसने एक हाथ से गाड़ी का दरवाजा खोला। गाड़ी की छत पर कोई चिन्ह बना था और उसमें से रोशनी निकल रही थी। गाड़ी का दरवाजा खोलते ही वो रोशनी लड़की पर पड़ी। अचानक उस अनजान शक्ति की पकड़ ढीली पड़ गई। जल्दी गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, प्रशांत ने चिल्लाकर कहा। मेरा फोन, उस लड़की ने धीमी आवाज में कहा। प्रशांत दौड़ता हुआ गया और घास पर रखे हुए फोन और स्टैंड को उठाकर गाड़ी में ले आया। फिर बिना पीछे देखे उसने गाड़ी को फुल स्पीड में वहां से चला दिया। वो लड़की पसीने से लथपथ हो चुकी थी और होश गंवाने लगी थी। गाड़ी में रखी पानी की बोतल प्रशांत ने उसको दी और कहा, ये पानी पी लो।
फिर उसने लड़की के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम तो वाकई में इंसान हो। लड़की ने बोतल से पानी पिया और फूली हुई सांसों के साथ बोली, हाँ अंकल जी, मैं जीती जागती लड़की हूं। आपको क्या लगा? अंकल जी? हाँ, मैं तुम्हें अंकल दिखता हूं? प्रशांत ने गुस्से में कहा। मेरा अच्छा खासा लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था, इससे ज्यादा ऑडियंस मुझे आज तक नहीं मिली, और तुमने बीच में आकर ना पूरा मजा किरकिरा कर दिया। एहसान फरामोश लड़की, पता भी है तुम किसकी आत्मा को बुला रही थी? प्रशांत ने लड़की को चिल्लाते हुए बोला। आखिर किसकी आत्मा को आमंत्रण दिया था उस लड़की ने? क्या प्रशांत अपने आप को होरी के चंगुल से बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ब्लडी वेल, एक मौत का कुआं, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।